Welcome to online classes. So what are we discussing? We are discussing soil. We are discussing what? We are discussing soil. Soil में हमने soil formation के बारे में देख लिया. What are topsoils, subsoil, weathered rock soil, parent rock soil, weathered की definition हमने यहाँ से देख ली और soil की definition भी हमने यहाँ पे देख ली. Now we will discuss what are the factors of soil formation. So we will discuss this topic right now. तो हम जो पार्ट 3 में करेंगे वो ये करेंगे फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. तो लेट अस स्टार्ट. तो द मेजर फैक्टर ऑफ सॉइल फॉर्मेशन आर द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक एंड क्लाइमेटिक फैक्टर. तो सॉइल फॉर्मेशन की मैंने आपको बताया जो पेरेंट रॉक है वहीं से ऊपर से जाएगी फिर सॉइल. तो पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होंगे आसपास के वो डिफाइन करेंगे कि किस तरीके की सॉइल बनेगी. फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. तो ये फैक्टर्स हैं पेरेंट रॉक क्लाइमेटिक फैक्टर्स, ये डिसाइड करते हैं कैसी सॉइल बनेगी. ठीक है, तो हमारे मेजर फैक्टर्स. नाउ और अदर फैक्टर्स, ये हमारे दो मेजर फैक्टर्स हो गए. नाउ अदर फैक्टर्स आर द टोपोग्राफी, रोल ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल. एक तो क्या टोपोग्राफी है, एक रोल है ऑर्गेनिक मटेरियल का, एंड टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन. एंड व्हाट टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन हमें बताना है. कि अदर फैक्टर्स तो ये टोपोग्राफी, ऑर्गेनिक मटेरियल, टाइम, ये हो गए. मेन तो है पेरेंट रॉक और क्लाइमेटिक फैक्टर्स, अदर्स ये. ठीक है, ये हमने देख लिया. ऑल दिस डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. ये सारे के सारे जो है प्लेस टू प्लेस डिफर करते हैं. अब अगर जो हमने यहाँ पे स्टडी किया, वी विल स्टडी इट इन अ डायग्राम. And this diagram tells you about the factors of soil formation. Because soil formation gives you many factors, and these factors involve soil formation. Because without these factors, soil formation is not happening. So, parent rock and climate, these are two major factors, and all these three are other factors. Now, the major factors we will discuss first. So, parent rock. What is parent rock? Determines color. So, it determines color. जो parent rock है, जो हमारी deep में है, वो determine करता है कि soil का color क्या होगा. Whether it is black, white तो never happen, but these things will happen sometime. So, texture. What is the texture of it? आप सबने देखा होगा हर किसी का एक texture होता है. So, soil का भी एक texture होता है जो parent rock decide करता है. केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी होती है, मिनरल्स कंटेंट जो इसमें होता है, और परमिएबिलिटी, मतलब ये परमानेंटली इसमें रहती है और चेंज होती भी रहती है. परमिएबिलिटी किस तरीके की है. तो इस तरीके की चीजें जो है हमारे सॉइल फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करती है. तो पेरेंट रॉक इज अ मेन फैक्टर इन अवर सॉइल फॉर्मेशन. नाउ वी विल डिस्कस अवर सेकंड फैक्टर, दैट इज क्लाइमेट. तो क्लाइमेट आप सब जानते हैं क्लाइमेट में क्या हो सकता है. We have temperature, rainfall influence, rate of weathering and humus. weathering की definition हमने अपने previous part में करी थी. and humus जो हमारी top soil में होता है, organic thing. तो ये सब climatic, तो ये सब climatic है और ये सब change होते रहते हैं. now we will discuss our other factors. ये two major factors हो गए soil formation के. now रिलीफ नाम से पता लग रहा है. रिलीफ मीन्स समथिंग इज गुड फॉर आवर सॉइल. नाउ एल्टीट्यूड मीन्स इट इज इन अ टॉप हाइट. इट इज इन व्हाट? टॉप हाइट. सो हिमालयस आर इन हाई एल्टीट्यूड. व्हाई? बिकॉज दे आर इन अ टॉप हाइट. एंड स्लोप, यू नो स्लोप, दिस टाइप ऑफ स्लोप इस तरीके की फॉर्मेशन में भी होती है. डिटरमाइन एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल. जिस तरीके की जो एल्टीट्यूड है, ये स्लोप है, ये डिटरमाइन करते हैं कि कैसी सॉइल होगी. अगर इस तरीके की स्लोप है तो सॉइल जो है वो ऊपर से नीचे करेगी. एल्टीट्यूड हाई है तो वो अलग तरीके से बिहेव करेगी. तो ये जो सॉइल के एक्यूमुलेशन है उसको डिटरमाइन करते हैं. क्या करते हैं? सॉइल के एक्यूमुलेशन को डिटरमाइन करते हैं. ठीक है, तो ये हो गया. अब हम हमारे नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, फ्लोरा, फ्यूना, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स.
हमारी जो फ्लोरा फ्यूना होता है, कई तरीके के जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कई जैसे हमारे प्लांट्स हो गए, ये सब फ्लोरा फ्यूना में आ जाते हैं। एक इकोसिस्टम की बात करते हैं, माइक्रो छोटे छोटे बैक्टीरिया वो जिनमें लाइफ होती है, अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन। मैंने आपको बताया ह्यूमस ऑर्गेनिक होता है, ऑर्गेनिक का मतलब क्या, जिसमें लाइफ। अब लाइफ जो है वो इस फॉर्मेशन में होती है कि वो क्रिएट करता है। जैसे ह्यूमस में जो है कई तरीके के कीड़े मकोड़े बैक्टीरियाज होते हैं, उनमें लाइफ होती है, तो वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो प्लांट्स होते हैं वो उन्हें लाइफ प्रोवाइड करते हैं। तो ये सारी जो चीजें हैं जो ह्यूमस फॉर्मेशन में मदद करती है। जो एनिमल वेस्ट है वो भी ह्यूमस फॉर्मेशन में मदद करता है। ये सारा ऑर्गेनिक मटेरियल है which you will get only from our nature. So now next one is time. Third other factor means time. So time is very important. Without time nothing is existing right now in our life. How? Because time changes day by day. Time changes day by day. जो एंशियंट टाइम में था वो मॉडर्न टाइम में नहीं हो सकता, जो मॉडर्न टाइम में है वो एंशियंट टाइम में नहीं हो सकता। तो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट होता रहता है, टाइम टू टाइम थिंग्स हैव टू चेंज बिकॉज सराउंडिंग्स आर चेंजिंग, so things have to change. Now time determines thickness of soil profile. जो सॉइल की प्रोफाइल होती है उसकी थिकनेस को डिटरमाइन करता है। आज के समय जो हमारी सॉइल की थिकनेस है, डू यू बिलीव कि जो 100 years आफ्टर 100 years जो सॉइल की थिकनेस है वो आज के लेवल पे होगी? नो, इट विल चेंज अकॉर्डिंगली. So it determines the thickness of soil profile, whether it is less thick or high thick, or means thin or thick. So all these factors determine the soil profile, that is time. ये soil formation के आपके 5 factors हैं, 2 major, 3 others. ठीक है, factors affecting soil formation. This is clear to everyone. You can remember or revise it. Now we will discuss some other topic. So now let's go to our next topic. Now we know what are the factors of soil formation. 5 factors I have discussed. Now degradation of soil and conservation of medium. तो सॉइल का डिग्रेडेशन किस तरीके से होता है, कैसे होता है, क्या क्या कर रहे हैं हम सॉइल को डिग्रेड कर रहे हैं, और डिग्रेड तो कर रहे हैं बट उस डिग्रेडेशन को सही करने के लिए क्या करना चाहिए, व्हाट आर द कंजर्वेशन मेजर्स फॉर सॉइल, फॉर कंट्रोलिंग सॉइल डिग्रेडेशन. So these things has to be done. Otherwise, if the soil is not good, our life is not good. Now soil erosion. अब हम स्टार्ट करते हैं डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल को. सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट्स टू सॉइल एज अ सोल. तो सॉइल इरोजन means soil has to go from one place to other by the rivers, by wind and other places and other factors. Soil depletion means its quality has been decreased. So are the major threats to soil as a resource. These are major threats. ठीक है. Now both human and natural factors can lead to degradation of soil. जो human factors हैं और जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वो दोनों के दोनों सॉइल को डिग्रेड करेंगे. ह्यूमन फैक्टर्स में हमने केमिकल, फर्टिलाइजर्स, कई तरीके के जो चीजें हैं वो यूज करी है, एंड दैट्स व्हाई द सॉइल क्वालिटी हैज बीन डिक्रीज्ड. नाउ व्हाट? नाउ नेचुरल फैक्टर्स. देयर आर अर्थक्वेक्स, देयर आर वोल्केनोज, देयर आर फ्लड्स व्हिच अफेक्ट आवर सॉइल very 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 much. Now the factors which leads to soil degradation आर, तो जो फैक्टर्स हमारी सॉइल डिग्रेडेशन के लिए जरूरी है, मतलब जरूरी है मतलब उनके फैक्टर्स के लिए जो नुकसानदायक है, जो हमें नहीं करना चाहिए मगर हम कर रहे हैं, व्हाट आर दे? तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल डिग्रेडेशन। सॉइल डिग्रेडेशन के कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है? तो यू हैव टू राइट दीज फैक्टर्स। व्हाट आर दे? डिफॉरेस्टेशन मीन्स you are cutting forests day by day. Overgrazing, the grasses are everywhere, but if we grow more and more grasses, it will be difficult to even grow forests, because when grasses are grown, you cannot grow other plants in that soil. Overuse of chemical fertilizers or pesticides. You know, today is an era of chemicals, because chemicals are everywhere. Whether you eat one banana or a piece of apple, everything is grown by the chemicals. So chemicals play an important role, and if we use more chemicals, our health will affect it, and when our health will affect, our life will affect. Rain wash. Sometimes there are many rains which are in a huge number. There are many rains which are a huge number and which can affect our land, our soil. So these are rain wash. Rain can wash our soil or degrade its nutrients. Now, landslides and floods. Landslides we have discussed earlier part. Earlier part में हमने discuss किया था landslide and floods. Floods are also a part of it. So ये हमारा हो गया degradation के factors. What are the factors of degradation of soil? हो गया. Now, अब हमने देख लिया कि soil इन सब कारणों की वजह से soil जो है डिग्रेड हो रही है, बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है. अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि soil conservation के क्या क्या तरीके हैं. What are the methods of soil conservation? वो हम देखेंगे. चलिए देखते हैं क्या क्या तरीके हैं भाई soil conservation के, वो भी तो हम देख लें. डिग्रेडेशन की तो देख लिए, तो देखिए सॉइल कंजर्व किस किस तरीके से करी जा सकती है. फर्स्ट मेथड इज मल्चिंग. आपसे पूछा था व्हाट आर द मेथड्स ऑफ सॉइल कंजर्वेशन. तो आप फर्स्ट क्या होगा? मल्चिंग. कि मल्चिंग करके यू कैन कंजर्व योर सॉइल. हाउ? लेट अस डिस्कस. द बेयर ग्राउंड बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो. इट हेल्प्स टू रिटेन सॉइल मॉइस्चर. तो जो बेयर ग्राउंड होता है ना बिटवीन प्लांट्स इज कवर्ड विद अ थिन लेयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लाइक स्ट्रो. तो स्ट्रो के रूप में जो है वहां पे ऑर्गेनिक मैटर होता है. अगर मल्चिंग करी जाएगी तो वहां पे क्या होगा? रिटेन करेंगे सॉइल मॉइस्चर को. तो अगर मल्चिंग करेंगे हम इस तरीके से ऑर्गेनिक मैटर स्ट्रो वगैरह लगा के वहां पे करेंगे तो सॉइल का जो मॉइस्चर है वो अच्छा हो जाएगा. अगर सॉइल का मॉइस्चर अच्छा हो गया तो हमारी प्लांट की ग्रो होने की कैपेबिलिटी अच्छी हो जाएगी. दैट्स व्हाई mulching is a good method to conserve our soil. Understood? Now we will discuss our next method, that is contour barrier. Contour barriers. तो कई तरीके के contour barriers create करके हम soil को conserve कर सकते हैं. तो stones means many piece of stones, grass, soil are used to build barriers along contour. इन सबको यूज किया जाता है एज अ बैरियर. क्या? बिल्ड करने के लिए बैरियर, कॉन्टर्स के लिए. ट्रेंचेस बनाई जाती है मेड इन फ्रंट ऑफ द बैरियर्स टू कलेक्ट वाटर. कई तरीके की ट्रेंचेस आप सबने देखी होगी, इस तरीके की ट्रेंचेस होती है. तो ये बनाई जाती है व्हाई? बिकॉज वी हैव टू कलेक्ट वाटर, एंड व्हेन वी कलेक्ट वाटर दिस विल क्रिएट बैरियर एंड इट विल प्रोटेक्ट आवर सॉइल. सो दीज आर कॉल्ड कॉन्टर बैरियर्स. अंडरस्टूड? कॉन्टर बैरियर्स क्या क्या होते हैं? इस तरीके की ट्रेंचेस वगैरह होती हैं, बैरियर्स बनाती हैं. तो ये इससे हम जो है सॉइल कंजर्वेशन कर सकते हैं, ताकि रेन अगर आएगी तो यहाँ पे ही चली जाएगी, इकट्ठी हो जाएगी और सॉइल को हम कंजर्व कर लेंगे. तो इस तरीके के बैरियर्स जो है ट्रेंचेस वगैरह हम बना देते हैं, कॉन्टर बैरियर. नाउ रॉक डैम. कुछ रॉक्स के हम डैम भी बना सकते हैं और उससे भी हम कंजर्व कर सकते हैं. हाउ? ताकि जो रेन आएगी वो वाटर जो है डैम्स में कंज्यूम होगा. सो वी विल बी बेनिफिटेड बाय दैट. नाउ रॉक्स आर पाइल्ड अप टू स्लो डाउन द फ्लो ऑफ वाटर. आप सब जानते हैं जब पत्थर ज्यादा होंगे तो जो पानी का बहाव है वो भी कम होगा.
तो दिस प्रिवेंट्स गुलीज एंड फर्दर सॉइल लॉस। तो जब पानी का बहाव कम होगा तो वो सॉइल को इरोड भी कम करेगा, तो सॉइल जो है कंजर्व रहेगी, तो हमारी सॉइल लॉस जो है क्या होगा, कम होगा, हमारा सॉइल लॉस कम होगा। ठीक है, हमने रॉक डैम पढ़ लिया भाई। चलिए आगे चलते हैं। ये आप देख रहे हैं काउंटर प्लगिंग, इस तरीके की जो बैरियर्स बना दिए बीच बीच में, देखिए बैरियर्स बने बीच में ग्रासेस वगैरह के, इन सब के बैरियर्स बना दिए, प्लगिंग फील्ड बना दी ग्रासेस बैरियर्स की, और बीच में जो है अलग तरीके का। तो इससे क्या हो गया, काउंटर प्लगिंग से ये बैरियर्स बनाने की वजह से जो वाटर आएगा, जो भी विंड आएगी वो इन बैरियर्स से होकर गुजरेगी, उनकी स्पीड जो है कम हो जाएगी और हमारी सॉइल जो है कम इरोड होगी। और टेरेस फार्मिंग, इस तरीके टेरेस पे फार्मिंग करी जाती है, कहाँ पे, माउंटेनियस इलाकों में। तो इस तरीके की चीजें होती है, हम आगे पढ़ेंगे कि टेरेस फार्मिंग। चलिए अब हम यहाँ पे आगे चलते हैं। टेरेस फार्मिंग है हमारा नेक्स्ट, टेरेस फार्मिंग हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। टेरेस फार्मिंग इज अ मेथड, ये मेथड है। तो दीज आर मेड ऑन द स्टीप स्लोप्स, देख रहे हैं आप स्टीप स्लोप्स, इस तरीके के स्लोप्स होते हैं, सो दैट फ्लैट सर्फेसेस आर अवेलेबल टू ग्रो क्रॉप्स। इस तरीके के जो स्टीप स्लोप्स होते हैं ना, वहां पे जगह जगह हम क्या करते हैं, ये जो है इस तरीके के जगह जगह होते हैं न्यू। अब यहाँ पे इस तरीके के हैं, तो इस तरीके के हैं, तो यहाँ पे जगह जगह जो है हम क्या करेंगे, टेरेस पे फार्मिंग करेंगे, क्रॉप्स उगाएंगे। दे कैन रिड्यूस सरफेस रन ऑफ एंड सॉइल इरोजन, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो रेन वगैरह आएगी तो इनके जैसे ही ऊपर आएगी तो जो हमारी फील्ड्स होगी उनमें से गुजरेगी, तो इनकी स्पीड कम हो जाएगी और उससे सॉइल इरोजन कम होगी, लैंडस्लाइड की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये आपको दिया हुआ है टेरेस फार्मिंग इस फिगर में। आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज टेरेस फार्मिंग, यू हैव टू राइट दिस इन 1 मार्क्स, आपसे पूछा जा सकता है। So this is clear to all. Is there any doubt? There is no doubt because it is as simple as that. Terrace farming, we have to grow crops on it so that rains आएंगी तो क्या होगा, यहाँ पे आई स्पीड कम, फिर यहाँ पे आई स्पीड कम, जस्ट बिकॉज यहाँ पे क्या है, हमने कई तरीके क्रॉप्स ग्रो करी। तो ये इस तरीके टेरेस फार्मिंग करते हैं तो हमें सॉइल इरोजन में को कम करने में मदद मिलती है। तो ये हमारा एक और मेथड हो गया सॉइल इरोजन को या सॉइल डिग्रेडेशन को कम करने का, कंजर्व करने का एक मेथड हो गया। अब चलिए काउंटर प्लगिंग, अब हम क्या करेंगे, काउंटर प्लगिंग। तो काउंटर बैरियर्स तो बना लिए थे, अब काउंटर प्लगिंग भी मैंने आपको अभी बताया कि इस तरीके से काउंटर प्लगिंग होती है, मगर उससे पहले हम क्या करेंगे, इंटर क्रॉपिंग, मतलब एक ही लैंड में कई तरीके के क्रॉप्स ग्रो करोगे, इंटर क्रॉपिंग करेंगे। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज एंड आर सोन एट डिफरेंट टाइम्स टू प्रोटेक्ट द सॉइल फ्रॉम रेन वॉश। मतलब एक ही लैंड पे अलग अलग तरीके की सॉइल ग्रो कर रहे हो आप, जस्ट बिकॉज यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सॉइल सो दैट व्हेन रेन वाटर विल कम, तो वो एक क्रॉप से गुजरेगा उसकी स्पीड अलग हो जाएगी, फिर दूसरी क्रॉप से अलग तरीके की गुजरेगा उसकी स्पीड से अलग हो जाएगी। तो इससे क्या होगा, रेन जो वॉश करके ले जाती है हमारी सॉइल वो नहीं करती। तो इट इज अ ग्रेट मेथड। डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन इन अल्टरनेट रोज, एक ही रो में, मतलब यहाँ पे रो है तो यहाँ पे कोई चावल उगा रहा है, गेहूं उगा रहा है, मेज उगा रहा है, तो इस तरीके की जो चीजें करी जा रही है, तो ये हमारी इंटरक्रॉपिंग हो गई। अब हम काउंटर प्लगिंग करेंगे। काउंटर प्लगिंग में क्या होता है, यहाँ पे हम कुछ उगा रहे हैं, यहाँ पे हम कुछ उगा रहे हैं, बीच में हमने घास बना दी, प्लगिंग कर दी, जिससे क्या हो गया, एक फील्ड बन गई और बैरियर्स क्रिएट हो गए और हमारी सॉइल जो इरोजन से बच गई। तो काउंटर प्लगिंग क्या होगी, प्लगिंग पैरेलल टू द काउंटर्स ऑफ अ हिल स्लोप टू फॉर्म अ नेचुरल बैरियर फॉर वाटर टू फ्लो डाउन द स्लोप। ये हील और स्लोप पे इस तरीके की चीजें जो मैंने आपको बताई है, ये हील या स्लोप पे जो है करी जाती है, हील इस तरीके से या स्लोप इन पे जो है इस तरीके की चीजें काउंटर प्लगिंग करी जाती है। ठीक है, ये नेचुरल बैरियर का काम करते हैं। अब हम शेल्टर बेड्स को पढ़ लेते हैं, ये भी हमारा एक मेथड है। शेल्टर बेड्स क्या है, शेल्टर बेड्स भी एक हमारा मेथड है जिसे हम देखेंगे इस बार। शेल्टर बेड्स जो है वो हमारा एक मेथड है जिसे हम देखेंगे। अब हमें क्या करना है, शेल्टर बेड्स को अच्छी तरह से डिस्कस करना है। In the coastal and dry regions, rows of trees are planted to check the wind movement to protect the soil. तो कोस्टल और ड्राई रीजन्स जो है ना, वहां पे रोज में एक लंबी कतारों में ट्रीज को उगाया जाता है। ये देखिए शेल्टर बेड्स, इस तरीके से ट्रीज को उगाया गया है और प्लांटेड टू चेक द विंड मूवमेंट,
इस तरीके के प्लांट्स को अगर हम उगा देंगे ना, और फिर विंड जैसे आएगी तो पेड़ हिलेंगे, और जैसे हिलेंगे हमें उनकी डायरेक्शन पता लग जाएगी, और डायरेक्शन पता लग जाएगी तो हम सॉइल जो है उसे अच्छी तरह से कवर अप कर देंगे और प्रोटेक्ट कर देंगे। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, और ये भी उनकी स्पीड कम करते हैं। तो ये सारी चीजें शेल्टर बेल्ट से हम कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारी शेल्टर बेल्ट हो गई। ये भी आपके मार्क्स में तो डेफिनेशन पूछ सकता है, अदरवाइज ये आपसे पूछ सकता है कंजर्वेशन के मेथड्स बताइए, तो ये मेथड्स आप बता सकते हैं। तो आपके मेथड्स हो गए, सारे मेथड्स हमने कंप्लीट कर लिए। चलिए, ये हमारे मेथड्स हो चुके हैं। अब हम आगे देखते हैं। ये हमने मेथड देख लिए, ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो हमें यूज करनी है। अब हम देखेंगे क्या वाटर। हमने ये सब तो देख लिया, अब हमें देखना है वाटर के बारे में कि व्हाट इज वाटर। मेथड सॉइल के बारे में सब कंप्लीट हो चुका है, लैंड हो गया, सॉइल हो गया। नाउ वी विल फोकस ऑन वाटर। तो व्हाट इज वाटर? वाटर इज अ वाइटल रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। वाटर क्या है? वाटर एक वाइटल रिन्यूएबल रिसोर्स है। वाइटल मीन्स इंपॉर्टेंट। तो वाटर इज एन इंपॉर्टेंट और वाइटल renewable natural resource. Natural because it is given by nature, rain, or maybe by rivers. 3/4 of the earth's surface is covered with water. 3/4 का जो अर्थ का सरफेस है वो कवर्ड है किससे? वाटर से। आप सबने वर्ल्ड का मैप देखा होगा, you all have seen world map. There are many oceans like Pacific Ocean, Atlantic Ocean, Indian Ocean, and many more. So Mediterranean Ocean you can say. So there are many oceans. So 3/4 of the part of the whole earth is oceans or maybe water. तो water है इतना ज्यादा. It is therefore approximately called the water planet. और इसी वजह से हम इसे वाटर प्लैनेट कहते हैं, जो ब्लू कलर का हमें दिखता है। आप तो जानते हैं अर्थ जो है ब्लू कलर का दिखता है अगर हम उसे स्पेस से देखते हैं, जस्ट बिकॉज इट इज टोटली 3/4 पार्ट इज वाटर. Understandable? Do you understood all these things? Did you understand all these things or not? So this is all. Now ये आपके वाटर प्लैनेट हो गया. आपसे डेफिनेशन पूछ सकते हैं व्हाट इज वाटर प्लैनेट. So you will write this one. Okay. Now it was in the primitive oceans that life began almost 3.5 billion years back. तो 3.5 बिलियन ईयर्स बैक जो है हमारे जो प्रीमिटिव ओशंस है वो बने होंगे. और इवन टुडे द ओशंस कवर 2/3 ऑफ द अर्थ सरफेस एंड सपोर्ट अ रिच वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल लाइफ. और आज भी हमारी लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो द ओशंस वाटर इज हाउएवर सलाइन एंड नॉट फिट टू ह्यूमन कंजम्पशन. मगर जो ओशन की वाटर है वो सलाइन है, उसमें सॉल्ट है. So it is not a good water for our consumption because we don't need water. Only if it has some nutrients we drink water, and water is given us life. So water consumption हम तब तक नहीं कर सकते जब तक उसमें सलाइन होगा, because we don't need salt in water. तो फ्रेश वाटर चाहिए हमें. तो फ्रेश वाटर अमाउंट्स फॉर ओनली 2.7%. तो सिर्फ 2.7% हमारे पास सॉल्ट वाटर है, जबकि हमारे पास इतना ज्यादा ओशन वाटर है. ये हमने यहां से देख लिया. ठीक है, अब हमने वाटर के यहां तक कर लिए. अब मैं आपको कुछ होमवर्क में देने वाला हूं. ये हमने इस पार्ट में कंप्लीट कर लिया. अब क्या है, अब सिर्फ मैं आपको होमवर्क दूंगा जो आपको कंप्लीट करना है. ये हमारे इसके बाद हम हमारा जो बचा हुआ पार्ट है वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. अभी मैं आपको होमवर्क दूंगा, उसके बारे में आप एक बार वाटर के बारे में अच्छी तरह देख लीजिए. और एक वर्ल्ड मैप अगर आपके पास है तो वो भी देख लीजिए. तो वर्ल्ड मैप जो है वो भी आप देख लीजिए. नाउ अब आपको होमवर्क में क्या करना है, उससे पहले होमवर्क में करने से पहले आप ये एक पॉइंट नोट कर लीजिए कि 1975 द कंजम्पशन ऑफ वाटर फॉर ह्यूमन यूज वाज 3850 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर. इट soared to more than 6000 क्यूबिक किलोमीटर पर ईयर इन द ईयर 2000. तो पहले हम सिर्फ इतना ही करते थे, फिर इसका डबल करने लग गए.
वाई? बिकॉज वी नीड मोर वाटर, क्योंकि जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो वाटर की डिमांड भी बढ़ेगी। तो ये एक फैक्ट है, so you can remember it. Now I will give you your homework. So there are some activities which are given in your book, like this one and this one. So this activity you have to do it. जो हमने पढ़ा है पार्ट में, पहले वाले पार्ट्स में हमने जो पढ़ा है वही आपको इसमें बता दे रहा है। तो let me read it out. Let me read it out. So in India, soils could be alluvial, black, red, laterite, desertic and mountain soil. इस तरीके की सॉइल जो है हमारी होती है, ठीक है। कलेक्ट अ हैंडफुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड ऑब्जर्व हाउ दे आर डिफरेंट। तो सॉइल जो है इस तरीके के टाइप की होती है, जैसी एलुवियल, ब्लैक, रेड, लेटेराइट, डेजर्टिक, माउंटेन, ये आपकी सॉइल की टाइप्स होगी। ये आपको ध्यान रखना कि दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉइल। और उसके बाद आपको ये भी बताना है, ये आपने टाइप्स ऑफ सॉइल देख लिया, इसके कई सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको देखना है। सॉइल के टाइप से आपसे पूछ सकता है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सॉइल, आप ये बता दिए जाएंगे। और इनके बारे में कुछ डिटेल्स आपको स्टडी करनी है, इसके बारे में नोट रेडी करना है आपको कि क्या क्या होते हैं एलुवियल ये सब। और कलेक्ट अ हैंडफुल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल एंड ऑब्जर्व हाउ दे आर डिफरेंट। और इनको बताना है कि किस तरीके से डिफरेंट है। एलुवियल ब्लैक से कैसे डिफरेंट है, ब्लैक रेड से कैसे डिफरेंट है, ब्लैक लेटराइट से कैसे डिफरेंट है, रेड एलुवियल से कैसे डिफरेंट है। इस तरीके से आपको इनके बीच में डिफरेंस भी बताना है। तो ये आपका होमवर्क है जो आपको करना है, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। और ये आपके टाइप्स में भी एक पॉइंट है जो आपको रिमेंबर करना है, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके लिए ये एक्टिविटी आप कर सकते हैं। जैसे इसमें ये वाटर है, वाटर हमें दे दिया तो वाटर किया तो इस तरीके से ग्रो हो गया। तो ये वाटर की इंपॉर्टेंस को दर्शाता है। आप इसे एक्टिविटी को करेंगे, ये आपका क्या है, होमवर्क है। इस एक्टिविटी को अगर आप करेंगे तो यू विल लर्न, ये आपका प्रैक्टिकल के रूप में है। क्यों? क्योंकि इससे आपको आपके वाटर के लिए और वाटर की इंपॉर्टेंस पता लगेगी। तो ये आपको करना होगा, ठीक है। तो ये आज के हमारा पार्ट कंप्लीट होता है। और जो बाकी बचा हुआ वाटर का है और हमारा जो बाकी बचा हुआ चैप्टर है, चैप्टर 2, वो हम हमारे अगले पार्ट में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।